हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में, जिसमें हम पिछले वीडियोस में क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि संकारक के बारे में पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स का मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम किसी फंक्शन पे लगाते हैं, ठीक है। जनरली हम ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा देते हैं, और इस ऑपरेटर को जब हम किसी फंक्शन पे लगाते हैं तो हमारे पास कोई नया ही फंक्शन आ जाता है, तो इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमने पिछले वीडियोस में पूरा डिटेल में पढ़ा था। हमने ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, कि लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर यूनिट ऑपरेटर क्या होते हैं, नल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। आज हम जो है एक नए ऑपरेटर की बात करेंगे और उसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर यानी कि संलग्न संकारक, संलग्न संकारक, ठीक है। ये क्या होता है? एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर हमारे पास में कोई दो ऑपरेटर ए और बी है, इफ वी हैव टू ऑपरेटर A and B, A भी ऑपरेटर है, B भी ऑपरेटर है, और हमारे पास दो फंक्शन है एंड वी हैव टू फंक्शंस साई एंड फाई। हमारे पास दो फलन है साई और फाई। देन B इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ A। तो B A का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वो इस फॉलोइंग कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है कि अगर हम B ऑपरेटर को पहले लगा दे किसी फंक्शन साई पे, ठीक है, और उसका ले ले हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में रखें दूसरा फंक्शन फाई, और हम इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ठीक है। क्या किया हमने? एक फंक्शन लिया साई, उस पर ऑपरेटर लगाया बी, और उसका ले लिया हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और फिर हमने उसके साथ मल्टीप्लाई में रख दिया दूसरा फंक्शन फाई, और इसको हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। और दूसरी बार हम क्या करें? दूसरी बार हम जो है वो साई का सीधा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, और हम किसी ऑपरेटर ए को अप्लाई कर दे किस पर? दूसरे फंक्शन फाई पे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और हम इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हो तो हम कहेंगे कि हमारा जो बी ऑपरेटर है वो ए का क्या है? एडजॉइंट ऑपरेटर है, संलग्न संकारक है। समझ में आई बात? मतलब हमारे पास दो ऑपरेटर है ए और बी, हमारे पास दो फंक्शन है साई और फाई। हमने क्या किया? हमने पहले एक ऑपरेटर बी जो है वो साई पे लगाया, उसका कॉन्जुगेट लिया, और उसको फाई के साथ हमने जो है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। दूसरे में हमने क्या किया? साई को तो रख दिया बाहर, और ऑपरेटर जो दूसरा ऑपरेटर है वो हमने लगा दिया फाई पर, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू सेम आती है, ये कंडीशन फॉलो होती है, तो हमारे जो बी है वो ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। इस बी को हम जनरली जो है ए के ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगाकर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ए ऑपरेटर पर प्लस का साइन लगाकर भी शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ए अगर हमारा ऑपरेटर है तो ए पर प्लस का साइन जो है वो उसका एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। ये होता है एडजॉइंट ऑपरेटर। अब एडजॉइंट ऑपरेटर के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है आइए देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, क्या गुण होते हैं? तो देखो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, वो कैसे होती है? अगर हमारे पास ए और बी दो ऑपरेटर है, ठीक है, और हम इनके सम का एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना चाहे, प्लस का साइन मतलब इसके सम का हम एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना चाहे, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं ए का एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस बी का एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई ए ऑपरेटर है, उसको हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर ए से, स्मॉल ए से, और फिर हम उसका एडजॉइंट ऑपरेटर निकालें, तो वो आ जाएगा ए प्लस और ए ऑपरेटर पर भी प्लस, ठीक है।
यहाँ ए क्या है, यहाँ ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कैपिटल ए यहाँ पर क्या हमारा ऑपरेटर है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये हो गई कि अगर हम किसी एडजॉइंट ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर निकालें, ठीक है, तो वापस हमारे पास वही ऑपरेटर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर निकाले तो वापस वही ऑपरेटर आ जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम दो ऑपरेटर ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका एडजॉइंट ऑपरेटर निकाल रहे हैं, तो जो ऑपरेटर आएगा हमारे पास तो उसमें क्रम जो है वो चेंज हो जाएगा। बी का एडजॉइंट ऑपरेटर फिर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और बाद में हमें बी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या हो गया, पहले बी ऑपरेटर लगाते हैं, बाद में ए ऑपरेटर लगाते हैं। ऑपरेटर जो है वो लगाने का क्रम क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑपरेटर की वो क्या है कि अगर हमारे पास ए बी माइनस बी ए जो है वो अगर हमें दिया हुआ है और उसका एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना है तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, ठीक है, बी ए माइनस ए बी, ठीक है। इस पूरे का एडजॉइंट ऑपरेटर निकालना तो बी का एडजॉइंट ऑपरेटर मल्टीप्लाई में ए का एडजॉइंट ऑपरेटर माइनस ए का एडजॉइंट ऑपरेटर इनटू बी का एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो है एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर कहलाता है हमारा हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम ये कह दें कि हमारा ए खुद का ही एडजॉइंट ऑपरेटर है, मतलब ए जो है और उसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर है वो ए प्लस से लिखा जा रहा है, वो अगर दोनों सेम ही है, ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटर जो है वो क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। ए खुद का ही एडजॉइंट ऑपरेटर है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। इफ एनी ऑपरेटर, इफ एनी ऑपरेटर is adjoint operator of itself, then it is called Hermitian operator, then it is called Hermitian operator। तो ये होता है हर्मिशियन ऑपरेटर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख देंगे भाई, हमने क्या कहा कि हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो हर्मिशियन ऑपरेटर है ए प्लस, ठीक है, वो फंक्शन साइज से मल्टीप्लाई कराए, ठीक है, वो मतलब मल्टीप्लाई कराने का मतलब वो ऑपरेटर उस पर लगाए और फिर इस पूरे का हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, फिर किसी दूसरे फंक्शन के साथ हम क्या करें, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दें, तो वो आना चाहिए किसके बराबर में, पहले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और हमारा ऑपरेटर ए जो है वो लगना चाहिए दूसरे फंक्शन पर और उसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये दोनों बराबर आए तो हम कहते हैं कि वो एडजॉइंट होता है। तो यहाँ ए प्लस जो है वो ए ही हो जाए, खुद ही हो जाए, तो ये कहलाएगा हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि भाई हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। सबको समझ में आ गया ये, ठीक है। हमने यहाँ पर केवल ए का ऑर्डर चेंज कर दिया, ए पहले साई पे लग रहा था, फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे थे, फिर मल्टीप्लाई में फाई था, अब पहले साई स्टार है और ए अब किस पे लगने लग गया, दूसरे फंक्शन पर। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, वो है यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर हिंदी में उसको बोलेंगे एकिक संकारक, ठीक है, एकिक संकारक। अब यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है, तो देखो ये भी बहुत आसान सा है। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर u है, ठीक है, और उसका एडजॉइंट ऑपरेटर u प्लस है, ठीक है, अगर हम इनका साथ में मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर लें, ठीक है, इन दोनों का साथ में मल्टीप्लिकेटिव मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, ठीक है, तो उसको और उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 1 आती हो तो हम इसको बोलेंगे यूनिटी ऑपरेटर। इसमें क्रम चाहे कैसा भी ले लें, पहले u प्लस ले लें बाद में u ले लें, तब भी हमारे पास क्या है 1 है,
तो हम इसको बोलेंगे यूनिटी ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इफ फॉर एनी ऑपरेटर, इफ फॉर एनी ऑपरेटर u and its adjoint operator या its adjoint operator u plus the multiplicative operator for both is 1, then u is called unity operator। यदि किसी संकारक का स्वयं के संलग्न संकारक के साथ गुणात्मक संकारक एकांक संकारक बनाता है तो उसे हम यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये था यूनिटी ऑपरेटर। इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर यानी कि प्रतिलोम संकारक। तो ये आप समझ गए होंगे कैसा आएगा। देखो इनवर्स ऑपरेटर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर a है, ठीक है, और हम उसको किसी दूसरे ऑपरेटर b से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर बनता हो तो b a का जो है वो इनवर्स ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा संकारक जिसका a के साथ गुणात्मक संकारक एकांक संकारक बनता हो तो वो प्रतिलोम संकारक कहलाता है। ठीक है, मतलब द ऑपरेटर विच with multiplying another operator gives unit operator is called inverse operator। An operator which with multiply with another operator gives a unit operator is called inverse operator। ठीक है, तो इस b ऑपरेटर को हम a का इनवर्स भी लिख सकते हैं। और आप देखो कि यहाँ पर ये भी यूनिटी ऑपरेटर भी सेम चीज कह रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यूनिटी ऑपरेटर जो होता है उसमें उसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो ही उसका जो है क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, ये हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे और वो क्या है, आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यूज। तो क्या होते हैं आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यूज, आइए देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यू। ठीक है, आइगेन फलन और आइगेन मान। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साई, ठीक है, और उस पर अगर हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं ए, और ए ऑपरेटर लगाने पर वापस हमें वो ही फंक्शन मिल रहा हो लेकिन साथ में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा हो, ये नंबर ए है, ये किसी भी तरह का जो है रियल नंबर हो सकता है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर हमारा जो है उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा हो, तो इस तरह का जो फंक्शन है जिस पर कोई ऑपरेटर लगाने पर वापस हमें वो ही फंक्शन मिलता हो और साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में मिलता हो, तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं आइगेन फंक्शन। और उस फंक्शन के साथ में जो वैल्यू हमें मल्टीप्लाई में मिलती है उसे हम बोलते हैं आइगेन वैल्यू। ठीक है, आइगेन मान, इसको बोलेंगे आइगेन फलन और इसको बोलेंगे आइगेन मान। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन एनी ऑपरेटर अप्लाइड ऑन अ फंक्शन gives the same function
with a number multiplied with it, then the function is called eigen function and the number is called eigen value. हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन को किसी ऑपरेटर पर लगाया जाए, मतलब ये कोई ऑपरेटर जो है वो फंक्शन पर कोई ऑपरेशन करता है और वापस वही फंक्शन मिलता है, साथ में क्या होता है कि कोई एक कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो उसमें हम फंक्शन को तो बोलेंगे आइगेन फंक्शन और वैल्यू को हम बोलेंगे आइगेन वैल्यू। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हमारे पास जो फंक्शन है वो है a e की पावर आयोटा kx, ठीक है, ये फंक्शन है और हमारा कोई ऑपरेटर है, मान लो डेल बाय डेल x, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगाएं, तो ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगाने का मतलब क्या है, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, a e की पावर आयोटा kx का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर का डिफरेंशिएशन वापस e की पावर ही होता है, और ये जो पावर है आयोटा kx, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो गया, आयोटा के कांस्टेंट है वो आगे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये a जो है वो तो यहाँ कांस्टेंट है और a e की पावर आयोटा x जो है वो हमारा फंक्शन है साई, तो a e की पावर आयोटा x की जगह पर वापस हमने क्या लिख दिया, साई। तो ऑपरेटर जब हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, ऑपरेटर जो हमने यहाँ पर लगाया, तो ऑपरेटर लगाने पर हमारे पास क्या आया, वापस a साई की जो वैल्यू आई ये आयोटा के और a e की पावर आयोटा x की जगह पर हमने साई लिख दी, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। तो ऑपरेटर जब हमने फंक्शन पे लगाया तो वापस वही फंक्शन आ गया, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, आयोटा के, तो आयोटा के क्या हो गया, हमारा आइगेन वैल्यू हो गई, आइगेन वैल्यू हो गई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और ये हमारा साई क्या हो गया, आइगेन फंक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गया आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू का। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव की थी। श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, समय पर जो आश्रित नहीं है वो वाली श्रोडिंगर इक्वेशन, और एक हमने की थी टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर हम टाइम डिपेंडेंट फ्रेम जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखें तो वो होती है आयोटा h का डेल साई बाय डेल टी बराबर में माइनस में h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और यहां पर होता है साई। ये टाइम डिपेंडेंट जो है श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो होता है आयोटा h का डेल बाय डेल टी, और हमने पढ़ा हुआ है हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होता है h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है वी आर, ठीक है। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन हो गया। ये अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास आएगा ये वाली जो लेफ्ट साइड है मैं राइट में लिख रहा हूँ h साई बराबर में e साई। तो हम जब हैमिल्टोनियन लगाते हैं किस पर, फंक्शन साई पर, तो वापस हमें फंक्शन साई मिलता है और साथ में मल्टीप्लाई में e मिलता है। तो e हमारा क्या हो गया, e हमारी आइगेन वैल्यू हो गई, e यहाँ पर क्या एनर्जी, एनर्जी आइगेन वैल्यू हो गई, और साई क्या हो गया हमारा आइगेन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया इसका। सेकंड श्रोडिंगर इक्वेशन भी क्या है, आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें हम एक नई टर्म पढ़ते हैं डीजनरेसी, डीजनरेसी, ठीक है, डीजनरेसी यानी कि अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है a, और उस लीनियर ऑपरेटर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, a साई n बराबर में a n साई n,
मतलब यहाँ पर साई एन हमारा क्या है, आइगेन फंक्शन है, और ए एन क्या है, आइगेन वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साई एन के लिए हमारे पास जो आइगेन वैल्यू है वो ए एन है, मतलब इस वेव फंक्शन के लिए ये आइगेन वैल्यू है। अब अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास एक ही आइगेन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगेन फंक्शन हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि वो हमारा जो आइगेन वैल्यू है वो डीजनरेट है। ठीक है, वो डीजनरेट है, वो अपभ्रष्ट है। ठीक है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है वो कहलाती अपभ्रष्टता। ठीक है, और इस अपभ्रष्टता, इस डीजनरेसी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, उस आइगेन वैल्यू के जितने आइगेन फंक्शन हैं वो सारे के सारे जितने संख्या है उनकी, वो संख्या क्या कहलाएगी, उस डीजनरेसी की डिग्री कहलाएगी, ऑर्डर नहीं, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हमारे पास एक फंक्शन है साई1, ठीक है, उस पर हम ऑपरेटर लगाते हैं तो अब भी हमारे पास ए एन वैल्यू आती है। साई2 लगाएं तो उस पर भी हमारे पास ए एन वैल्यू आती है। साई3 इस पर भी लगाएं तब भी हमारे पास ए एन वैल्यू ही आती है। मतलब ये साई1, साई2, साई3 ये क्या है, हमारे पास आइगेन फंक्शन है, और ए एन क्या है, आइगेन वैल्यू है। तो एक ही आइगेन वैल्यू के लिए हमारे पास कितने आइगेन फंक्शन हो गए, 3 आइगेन फंक्शन हो गए। तो हमने ये कहा कि हमारा जो आइगेन वैल्यू है वो डीजनरेट है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है डीजनरेसी, मतलब ये अपभ्रष्ट है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है अपभ्रष्टता। ठीक है, और ये जो उसका नंबर है कि भाई कितने फंक्शन है उसके, एक ही आइगेन वैल्यू के लिए कितने फंक्शन है, वो कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ डीजनरेसी, यानी कि अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है, अपभ्रष्टता का अंश कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि when any eigenvalue have two or more independent eigen function, then that eigen value is called degenerate, and its property is called degeneracy. And the number of wave function, और यूं कहते हैं इंडिपेंडेंट आइगेन फंक्शन associated with that value is called degree of degeneracy. मतलब किसी आइगेन मान के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र आइगेन फलन हो तो वो आइगेन मान अपभ्रष्ट कहलाता है, और उसका ये गुण अपभ्रष्टता कहलाता है, और जितने फंक्शन उसके साथ में जुड़े हुए हैं वो अपभ्रष्टता की कोटि कहलाता है। ठीक है, ये है डीजनरेसी। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि जो उसकी जो कोटि या जो डिग्री निकाली जाती है डीजनरेसी की, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन की निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये कहा कि ये 3 फंक्शन है जो ये एक ही तरह की आइगेन वैल्यू देते हैं। तो आप देखो कि अगर हम इन फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन करें, ठीक है, इन फंक्शन का अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर दें तो उससे जो फंक्शन बनेगा, जैसे हमने कोई फंक्शन साई माना, वो हो गया a साई1 प्लस b साई2 प्लस c साई3। तो
अगर हम इस पर ऑपरेटर लगाएं तो इस पर भी वही आइगन वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इसको हम डिजेनरेसी में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है साई, वो इस साई 1 और साई 2 और साई 3 पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो ये इससे इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका डिजेनरेसी में कोई योगदान नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये था अपने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये? अब अपने जो है बाकी का टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप घर में रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।